गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आपको साइंस की दोनों क्लास अच्छी लगी होंगी और इनकी जो प्रैक्टिस है वो हम 2-3 टॉपिक होने के बाद कराएंगे ताकि आपको पता चले कि ये यूज़ कैसे होते हैं और आते कैसे हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है गति। गति यानी मोशन। अब गति होती क्या है? गति किसी भी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति में परिवर्तन कर देना। यानी मैं हूँ, अगर मैं 2 कदम चलतूँ यानी मेरे अंदर गति आ गई। यानी कोई भी वस्तु हो, अगर उसे हमने हल्का सा भी खिसका दिया तो यानी उसके अंदर गति आ गई। यानी किसी भी वस्तु, किसी भी चीज़ के अंदर अगर स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसके अंदर गति आ जाती है। ठीक है। अब गति गति के बहुत सारे टाइप होते हैं। सबसे पहले है सरल रेखीय गति। यानी लीनियर मोशन। सरल रेखीय गति क्या होती है? मान लो कोई भी, ये रोड है, इस पे कोई भी इंसान बिल्कुल सीधा चल रहा है ऐसे। ठीक है, यानी किसी भी कार की स्पीड या ट्रेन की स्पीड या कोई भी सीधा चलना, उसको क्या बोल देते हैं? सरल रेखीय गति। ठीक है। सरल रेखीय गति के बाद आती है हमारी वक्रीय गति। वक्रीय गति क्या होती है? वक्रीय गति यानी कोई भी ऐसा पथ हो, उसको हम वक्र बोलते हैं। तो जैसे कि डॉल्फिन है, वो ऐसे जंप करती है तो वो वक्रीय गति कहलाती है उसकी। और जैसे कि बास्केटबॉल है, उसमें आप ऐसे करके गोल करते हैं तो वो भी आपकी वक्रीय गति है। तो यानी कभी भी आपको ऐसा कर्व किसी भी गति में दिखाई दे तो यानी वो वक्रीय गति होती है। उसके बाद आती है वृत्तीय गति। यानी सर्कुलर मोशन। वृत्तीय गति यानी ये, अगर कोई भी वस्तु यहाँ से ऐसे चली और इसके चारों तरफ घूमती है तो यानी वो वृत्तीय गति करती है। और यानी वो केंद्र से सेम डिस्टेंस पर होगी, चाहे वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। यानी कोई भी इसके किनारे किनारे घूमती है तो वो कौन सी गति होती है? वृत्तीय गति। ठीक है। उसके बाद आती है चक्रीय गति। यानी कोई भी अपने अक्ष पर घूमता रहे। जैसे कि हमारी पृथ्वी है, वो अपने अक्ष पर ऐसे रोटेट करती रहती है। जैसे एक लट्टू होता है, उसको हम ऐसे घुमा दें तो वो भी चक्रीय गति होती है, यानी घूर्णन गति कह सकते हैं इसको। ठीक है, साइड में लिख भी सकते हैं घूर्णन गति। जैसे पृथ्वी कौन सी गति करती है? घूर्णन गति करती है अपने अक्ष पर। और कोई भी लट्टू है, वो भी कौन सी गति करता है? घूर्णन गति। अब घूर्णन गति के बाद आती है आपकी दोलन गति या कंपन गति। दोलन गति और कंपन गति क्या होती है? जैसे कि एक ये कोई भी पॉइंट है, वो कभी इधर जा रहा है और कभी इधर जा रहा है, ये इसकी क्या हो गई? दोलन गति। यानी या फिर इधर उधर जाना या फिर ऊपर नीचे जाना। जैसे स्प्रिंग है, स्प्रिंग होता है, अगर हम उसको दबाकर छोड़ दें तो वो ऊपर नीचे जाएगा, तो वो उसका क्या है? दोलन गति। और अगर कोई भी रस्सी में धागा बंधा हुआ है, अगर हम उसको हल्का सा हिला दें तो वो ऐसे ऐसे करेगा तो वो उसकी दोलन गति। यानी एक ही पॉइंट के दोनों तरफ कोई भी चीज़ जाती है तो वो भी उसकी दोलन गति है, या ऊपर नीचे जाती है एक पॉइंट के तो वो उसकी दोलन गति होती है। ठीक है। आवर्त गति। आवर्त यानी आवर्ती गति यानी कोई भी
जो पथ है उसको दोबारा से रिपीट करना। यानी अगर ये है, एक पॉइंट है, ये ऐसे चला, दोबारा इसी पे पहुंच गया, ये दोबारा ऐसे चला, तब ये दोबारा, यानी एक ही पथ पर दोबारा दोबारा अपना उसको फ्रीक्वेंसी यानी आवर्ती करना, तो उसको बोलते हैं आवर्त गति। उसके बाद होती है प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति क्या होती है? जब हम किसी भी वस्तु को ऐसे फेंकते हैं, ऐसे, तो ये जो इसकी गति हो गई, ये इसकी प्रक्षेप्य गति होगी। यानी पृथ्वी के क्षैतिज में अगर हम कोई चीज को फेंकते हैं तो वो उसकी प्रक्षेप्य गति होगी। जैसे किसी पत्थर को फेंक देना, वो भी एक प्रक्षेप्य गति होती है। तो हमारा जो ये है, ये कैसे ऐसे चलता है पत्थर, तो ये इसका वेग होगा और ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी। हाइट इसको कैपिटल एस से प्रेजेंट करेंगे। और यहाँ से जब पत्थर फेंका और यहाँ तक कवर करने में जो टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। ठीक है, जो उड्डयन काल होता है ये कितना होता है हमारा 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये डायरेक्टली आपका पूछ लिया जाता है क्योंकि एएलपी के क्वेश्चन में थोड़ी सी साइन थोड़ी डीपली आती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा इसकी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या होती है हमारी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। उसके बाद आता है क्षैतिज प्राश, ये है उच्चतम ऊंचाई। फिर आता है क्षैतिज प्राश। क्षैतिज प्राश क्या होती है हमारी? यू साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये होती है हमारी क्षैतिज प्राश। अगर क्षैतिज प्राश का मतलब है अगर थीटा इज इक्वल टू हम 45 रख देते हैं तो क्या होगा? यू स्क्वायर साइन 90 अपॉन जी। साइन 90 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1, तो यानी जो अधिकतम क्षैतिज प्राश हो जाएगी वो होगी यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, इसे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये थी हमारी सभी गति। अब इसके बाद आता है दूरी। दूरी क्या होती है? दूरी होती है एक पथ, किसी समय में एक कितना पथ उसने कवर किया, यानी कितना पथ पर वो चली, वो होती है दूरी। वो ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, ऐसे चल सकती है, तो ये हो गई हमारी दूरी। अब होता है विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? दो पॉइंट यानी प्रारंभिक प्रारंभिक और अंतिम, अंतिम यानी फाइनल। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की दूरी होगी उसको हम क्या बोल देंगे? विस्थापन। जैसे यही था, अगर हम इसको ऐसे काउंट करें, मान लो ये 4 है, ये 3, 2 और 1, इनको काउंट करके ये सब तो हो जाएंगे हमारी दूरी। लेकिन विस्थापन क्या होगा? यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ था और अंतिम तक, ये क्या होगा हमारा? विस्थापन। यानी इसे पॉइंट ए मान लो, बी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दूरी होगी वो हो गई हमारी विस्थापन। ठीक है, दूरी क्या होती है? एक अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है, मात्रक दोनों का सेम होता है, इसका भी मीटर होता है और इसका भी मीटर होता है। ठीक है, अब दूरी क्या होती है? ये हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी धनात्मक।
जबकि विस्थापन हमारा होता है पॉजिटिव, निगेटिव एंड जीरो। ठीक है, तो विस्थापन हमारा धनात्मक, ऋणात्मक और जीरो तीनों हो सकता है, जबकि दूरी हमारी पॉजिटिव होती है। विस्थापन जीरो कब होता है? देखिए, जब कोई सर्कुलर पार्ट हो, यानी वृत्तीय गति करता हुआ पे कोई कण है, वो अपनी यहाँ से स्टार्ट किया उसने और वापस यहाँ पर पहुँच गया, तो ये उसने अपनी जो विस्थापन हुआ उसका जीरो है, क्योंकि ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं पर ही समाप्त हो गया। और अगर हम दूरी की बात करें, दूरी क्या है? यहाँ से चली और यहाँ पर, यानी जो इसकी परिधि होगी वो क्या हो जाएगी? इसकी दूरी। और परिधि कितनी होती है? 2πr, यानी ये जो डिस्टेंस होगी ये उसकी दूरी होगी, और इसका यहाँ से यहीं पर वापस आ जाना विस्थापन होगा, जो वो कि शून्य होगा। अब इसके बाद आते हैं गति के नियम। वो किसने दिए थे? न्यूटन ने दिए थे। तो और 3 नियम दिए थे। सबसे पहला नियम है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो वस्तु होती है, अगर वो गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था में रहने का प्रयास करती है, और कोई स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहने का प्रयास करती है, यानी वो अपनी पोजीशन यानी अपनी स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। मान लो जैसे कि कोई बस में है, ठीक है, तो अभी जो परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है इसको बोलते हैं जड़त्व, तो इसीलिए इसको जड़त्व का नियम भी करते हैं। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि जड़त्व का नियम कौन कौन सा नियम है, तो यानी जो न्यूटन द्वारा गति का प्रथम नियम है उसको हम जड़त्व का नियम कहते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है जैसे बस में कोई यात्री है, अगर वो खड़ा है, ठीक है, और बस चल रही है, यानी वो अपनी स्थिति में बने रहने की कोशिश करता है, और जैसे ही बस एकदम से रुकती है तो ये वो क्या करता है? उसके पैर पैर तो स्थिर रहते हैं, लेकिन जैसे बस रुकी तो उसका शरीर है वो आगे की तरफ गति करने लगता है। तो ऐसे ही जो वो इंसान होगा वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो यानी पैर ने तो क्या किया? अपनी जो पूरी बॉडी है वो क्या करती है? अपने उसी स्थिति में रहने का प्रयास करती है, लेकिन एकदम से ब्रेक लगने पर वो अपना बैलेंस खो के आगे की ओर गिरते हैं। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बस है, अगर वो रुकी हुई है, ठीक है, तो अब क्या करते हैं? वो गति करेगी एकदम से, तो हमारे पैर तो साथ के साथ गति करेगी, लेकिन जो हमारा ऊपर का हिस्सा है वो पीछे की ओर गिरता है। ये क्वेश्चन दोनों रिपीट होते रहते हैं। तो इसमें कौन सा नियम है? गति का प्रथम नियम, जिसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति का दूसरा नियम, इसमें गति के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो संवेग परिवर्तन की दर होती है वो हमारे बल के बराबर होती है। अब परिवर्तन की दर क्या होती है? किसी भी जो राशि होती है उसको, जो हम हमारा समय होता है उससे विभाजित करना, उसको हम बोल देते हैं परिवर्तन की दर। जैसे अभी मैंने बोला वेग परिवर्तन की दर, यानी संवेग को क्या बोलते हैं? पी से डिनोट करते हैं। और इसका परिवर्तन, परिवर्तन यानी ये, इसको ये हो गया इसका परिवर्तन। इसका मीनिंग क्या होता है? यानी P2 माइनस P1, यानी जो हमारा बाद का संवेग है वो और पहले का संवेग है, उन दोनों का डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा डेल पी, यानी परिवर्तन। अब हमने कहा कि संवेग परिवर्तन की दर, तो संवेग तो हो गया, यानी डेल पी अपॉन टी, ये हो गया संवेग परिवर्तन की दर। ये किसके बराबर होगी? एफ के बराबर, यानी बल के बराबर। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड नियम बोलता है। अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू क्या होता है? एम वी। तो संवेग परिवर्तन बराबर क्या होगा? m इंटू डेल्टा वी। तो अब P की वैल्यू हम यहाँ से रख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा? m इंटू डेल
v अपॉन टी। अब हमें पता है कि त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है वेग परिवर्तन की दर। त्वरण वेग वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोल देते हैं, त्वरण। यानी त्वरण को a से डिनोट करते हैं तो वेग परिवर्तन क्या होगा, डेल p, सॉरी डेल v अपॉन t, वेग परिवर्तन। अब ये जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो यानी F इजिकल टू हो जाएगा हमारा m इंटू ए, ये ही हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो इससे हमें बल की भी परिभाषा मिलती है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा मोस्टली यूज भी होता है। वो छोटी सी यूनिट दे देगा कि किसी चीज़ का द्रव्यमान ये है और उसका त्वरण ये है, तो उस पर लगाएगा बल कितना होगा। ठीक है, ये था हमारा गति का दूसरा नियम। अब गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम क्या कहता है कि कोई भी वस्तु है अगर उस पर कुछ हम बल लगाएंगे तो वो वापस में प्रतिक्रिया करेगी, यानी उसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहाँ पर यूज होता है, जैसे कि हम कोई भी बंदूक चलाते हैं। ठीक है, अब बंदूक से निकली जब गोली निकलती है तो वो पीछे की ओर धक्का देती है, यानी गति तो उसने आगे की ओर की लेकिन वो पीछे की ओर धक्का देती है, यानी उसकी प्रतिक्रिया पीछे होती है जो चलाने वाले के हाथ को थोड़ा सा पीछे कर देती है। तो इसमें कौन सा यूज हो रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का तीसरा नियम। ठीक है, ऐसे ही हम जैसे कि हथौड़ा मारते हैं किसी भी चीज पर, उसको बल लगाते हैं। ठीक है, और वो जब उस पे टच होता है वो वापिस आता है, तो यानी इसमें भी क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ही पेड़ की डाली से फल, अगर हमने उसके पेड़ की डाली को ऐसे हिलाया तो जो क्या कहते हैं फल है वो स्थिर रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हम उसको हिलाते हैं तो वो प्रतिक्रिया होती है। ऐसे ही अभी सेकंड वाले का एग्जाम्पल रह गया था। सेकंड वाले का एग्जाम्पल क्या है, संवेग को संवेग परिवर्तन की दर, यानी संवेग से रिलेटेड है। तो जैसे कि कोई प्लेयर है वो कैच करता है, ठीक है, बॉल आती है तो वो क्या करता है, अपने पीछे तो हाथ थोड़े पीछे हटा लेता है। पीछे क्यों हटा लेता है, क्योंकि वो जो उसका संवेग है उसको जीरो कर सके। जीरो अगर नहीं जीरो करेगा, वो ऐसे करेगा तो उसके हाथ पे बहुत ज़्यादा चोट लगेगी। तो वो अपने हाथों को ऐसे करे तो तब ताकि उस बॉल का जो संवेग है वो जीरो हो जाए और आसानी से कैच हो सके। ये थे गति के 3 नियम। अब है गति की समीकरण। गति की 3 समीकरण होती हैं। फर्स्ट है प्रथम है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम त्वरण और समय में संबंध भी बोल सकते हैं। ये क्या होता है, अंतिम वेग, ये होता है प्रारंभिक वेग, ये होता है त्वरण और ये होता है समय। ठीक है, तो ये है गति की प्रथम समीकरण। ये ऐसे ही पूछ भी ली जाती है और इस पे अगर कोई वैल्यू दे दे तो न्यूमेरिकल भी आ जाता है। अब गति की सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है वही प्रारंभिक वेग, ये त्वरण और ये समय, और ये क्या होगा, दूरी, यानी जितनी उसने कितने भी सेकंड में कितने भी घंटे में जो दूरी तय की होगी वो। तो ये है गति की
सेकेंड इक्वेशन। अब है समीकरण, तीसरी समीकरण क्या होती है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये होती है गति की तीसरी समीकरण। ठीक है, ये वही है अंतिम वेग, ये प्रारंभिक वेग, और ये त्वरण, और ये हमारा दूरी जितनी उसने कवर की होगी। ठीक है, तो ये थी हमारी तीसरी समीकरण। और गति के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि फल से गिरना, वो कौन सा था? गति का प्रथम नियम। क्योंकि जो पेड़ पर जो फल लगे हुए हैं वो स्थिर अवस्था में है। अब जैसे कि हमने उसमें टहनी को हिलाया, ठीक है, तो टहनी तो गति की अवस्था में आ गई, लेकिन जो फल है वो उसी अवस्था में बने रहने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। प्रथम नियम का एक और एग्जाम्पल, जैसे कंबल से धूल के कण झाड़ना। अब धूल के कण स्थिर अवस्था में रहना चाहते हैं, लेकिन हम उस पर डंडा मारते हैं तो वो एकदम से हट जाते हैं, तो वो जड़त्व के कारण होता है। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं जो आपको प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। ठीक है,